अच्छा, ससुराल चली जाएगी तो खुद से ही अपने सारे काम करने होंगे तुझे। क्या माँ, मैं तो वहाँ भी तुम्हें ही ले जाऊंगी। अगले दिन मेघना के पिता दुकान की किताबें और स्टेशनरी खरीदने बड़े बाजार चले जाते हैं। मेघना दुकान पर बैठी होती है। जी, मुझे एक फाइल मिलेगी, बड़ी ऑफिस फाइल। जी, ये 60 रुपए और ये 80 रुपए वाली है। ये 80 रुपए वाली दे दीजिए। ये इस तरह से पेपर नहीं लग पाएंगे, रुकिए मैं आपको पेपर पंचिंग मशीन देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, वरना कोई इतनी मदद नहीं करता। वैसे मेरा नाम राजीव है, क्या आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम मेघना है। धीरे धीरे मेघना और राजीव दोस्त बन गए और अक्सर एक दूसरे को वक्त देने लगे। और फिर एक दिन, मेघना, विल यू मैरी मी? हाँ राजीव, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। राजीव और मेघना अपने परिवारों में बात करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। मेघना अपने ससुराल आती है। राजीव के परिवार में राजीव के अलावा उसके माता पिता और छोटे भाई बहन थे। रिचा, अपनी भाभी को कमरे में ले जा। जी क्या? मैं अभी और इसी वक्त आता हूँ। अच्छा रुकिए, मैं आता हूँ। राजीव, अभी इस वक्त कहाँ निकल रहे हो? बेटा, आज तो तुम्हारी शादी हुई है और बहू को यूं अकेले छोड़कर जाना जरूरी है क्या? माँ, ऑफिस में कुछ वर्कर्स दंगे पर उतर आए हैं, तो मेरे बॉस ने मुझे अर्जेंट बुलाया है। अब नौकरी में तो ऐसा ही होता है ना माँ, मुझे जाना होगा। मैं मेघना को समझा दूंगा, वो समझदार है। मेघना, मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना होगा। वर्कर्स स्ट्राइक करके ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जैसी ही बात सुलझेगी मैं आ जाऊंगा। मुझे भी बुरा लग रहा है ऐसे तुम्हें अकेला छोड़कर जाते हुए। कोई बात नहीं राजीव, पहले काम जरूरी है। मेघना राजीव को जाते हुए देखती है और कहती है, राजीव सुनो, जल्दी आना। राजीव ऑफिस चला जाता है। अरे माँ, राजीव भैया कहाँ गए? राजीव के ऑफिस में कुछ मजदूरों ने दंगा कर दिया है, इसलिए उसे जाना पड़ा। राजीव ऑफिस पहुंचता है, वहाँ पर वर्कर्स दंगा कर रहे होते हैं। अरे मोहन, सुरेश, ये क्या तरीका है मांगे पूरी करवाने का? इसे मारो, सबसे पहले तो ये मालिक का चहेता है, इसे ही मारो मारो मारो। सब वर्कर राजीव पर डंडे बरसाने लगते हैं। राजीव के सिर पर चोट आती है और वो वहीं मर जाता है। सारे वर्कर डर जाते हैं। अरे मालिक की गाड़ी आ गई, भागो भागो। राजीव, ये क्या हुआ? राजीव सर, ये तो मर चुके हैं। हमें ये बुरी खबर राजीव के परिवार को देनी होगी। बॉस राजीव के घर फोन करके राजीव के मरने की खबर देता है। ये नहीं हो सकता, मेरा राजीव नहीं नहीं। पिता का फोन हाथ से छूट जाता है। वो बड़ी मुश्किल से सबको ये बात बताता है। मेरा राजीव, ये क्या हो गया? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? भैया, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? कुछ देर बाद मोहित रोता हुआ राजीव की लाश को घर ले आता है। मेघना तो बिल्कुल शांत हो चुकी थी, मानो उसकी जिंदगी रुक गई हो। राजीव, आप मुझसे वादा करके गए थे कि जल्दी वापस आओगे। आपने वादा तोड़ दिया राजीव, आपने वादा तोड़ दिया। मेघना के माता पिता भी आ जाते हैं। पूरा माहौल सदमे में आ जाता है। राजीव का अंतिम संस्कार हो जाता है। बहन जी, क्या कुछ दिनों के लिए हम मेघना को अपने साथ ले जा सकते हैं? जी ले जाइए, कुछ दिन इसका मन बहल जाएगा। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही राजीव की यादों के सहारे रहूंगी। तभी राजीव की बुआ दादी कुछ औरतों के साथ आ जाती है। आशा, ये क्या हो गया? राजीव कितनी छोटी उम्र में चला गया। अब रीति रिवाज के मुताबिक मेघना बहू को राजीव की विधवा बनकर रहना होगा। पर बुआ दादी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, तभी तो इन विधवाओं को लाई हूँ। ये मेघना को सब कुछ समझा देंगी। माँ, ये सब करना क्या जरूरी है? माँ, भाभी के साथ ये सब क्या हो रहा है? ये आजकल के बच्चे हमें बताएंगे रीति रिवाज। चलो, तुम लोग मेघना को सफेद साड़ी पहना लाओ, फिर इसके सिर के बाल उतरवाने हैं। माँ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। भैया के जाने की इतनी बड़ी सजा, इसमें इनकी क्या गलती है? आशा जी, मेरी बच्ची के बाल मत उतरवाइए, मेरी बच्ची ये सहन नहीं कर पाएगी। सब लोग चुपचाप मेघना के साथ होते अन्याय को देख रहे थे। मेघना को सफेद साड़ी पहनाकर चौकी पर बिठा दिया जाता है। नाई मेघना के बाल उतारने के लिए उस तरह निकालता है। बुआ दादी, क्या ये सब जरूरी है? अभी इसकी उम्र ही क्या है? अब किस्मत ही फूटी हुई है इसकी। विधवा योग था तो अब पूरी जिंदगी विधवा बहू बनकर ही रहना होगा।
मेघना रोए जा रही थी। सब लोग उसके साथ ये सब होता देख रहे थे, पर कोई भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरी बच्ची मेघना, भाभी। मेघना बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। उसके आंसू सूख रहे थे। उसकी किस्मत का फैसला भगवान के हाथ में था। तभी मोहित तेजी से मेघना की तरफ जाता है और उसका हाथ पकड़कर घर के मंदिर की तरफ ले जाता है और मंदिर में रखे सिंदूर को मेघना की मांग में भर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या अनर्थ कर दिया इस लड़के ने, विधवा बहू से शादी कर ली। चलो चलो यहाँ से, कैसे पापियों का घर है। मेघना मोहित को चाटा लगा देती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। आशा, कहीं ना कहीं मोहित ने जो किया है वो ठीक ही तो है। मेघना से शादी करके मोहित ने मेघना की जिंदगी में फिर से रंग भर दिए हैं। अभी उस बेचारी ने देखा ही क्या है। शायद आप ठीक कह रहे हो जी, हम भी तो ये सोच सकते थे, पर पुराने रीति रिवाजों के पल्ले में बंद कर आज एक बहू के साथ अन्याय कर रहे थे। मेघना मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ राजीव की यादें तुम नहीं भुला सकती, पर तुम्हें इस हालत में देखकर राजीव की आत्मा भी दुखी होगी। सब लोग मिलकर मेघना को समझाते हैं और मोहित के फैसले की सराहना करते हैं। मेघना की जिंदगी में फिर से एक बार रंग भर जाते हैं। एक विधवा बहू की शादी करके खुशियां मेघना की जिंदगी में फिर से दस्तक देती हैं। अशोकलाल शादी की तैयारियों में व्यस्त था। कुछ देर बाद उसके घर बारात आने वाली थी। वो खुश भी था और उदास भी। खुश इसलिए कि उसकी दोनों बेटियों की डोली आज इस घर से उठने वाली थी, और उदास इसलिए कि उनके जाने के बाद उसका आंगन सूना हो जाएगा। वो बार बार अपनी बेटियों को झांक कर देखता जो दुल्हन के जोड़े में तैयार बैठी थी। उसकी आंखें भर जाती, लेकिन वो अपने आंसू किसी को नहीं दिखाता और छिप छिप कर रो लेता। लेकिन थोड़ी देर पहले ही उसकी दोनों बेटियों ने उसे रोते हुए देख लिया और वो उनके पास आई। क्यों रो रहे हैं बाबा? हमारे जाने से दुख होगा आपको, फिर क्यों भेज रहे हैं हमें? बाबा अभी हमें मत भेजो ना, अभी तो हम बहुत छोटे हैं। अपनी बेटियों की बात सुनकर अशोकलाल उन्हें गले से लगा लेता है। हमीरपुर में रहने वाला अशोकलाल कबाड़ी का काम किया करता था। उसके घर में उसकी पत्नी रत्ना के अलावा दो बेटियां सीमा और गुड़िया थी। सीमा की उम्र 9 साल और गुड़िया 11 साल की थी। दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। अभी कुछ दिनों पहले रत्ना की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अशोकलाल को उसके इलाज के लिए 2 लाख रुपए उधार लेने पड़े थे, जिसका ब्याज उसे हर महीने चुकाना पड़ता था। अशोकलाल के परिवार की गाड़ी किसी तरह चल रही थी। एक कबाड़ी वाला, टूटे फूटे बर्तन, पुरानी कॉपी किताब, न्यूज़पेपर, एक कबाड़ी वाला। तभी एक औरत एक घर से निकलकर उसे आवाज लगाती है। ए कबाड़ी, न्यूज़पेपर कैसे ले रहे हो? 7 रुपए किलो। 7 रुपए? अभी पिछले महीने तो मैंने 9 रुपए में बेचा था। नहीं मेम साहब, 2 साल से यही रेट है। पूरा दिन अशोकलाल इसी तरह लोगों के यहाँ से कबाड़ इकट्ठा करता, फिर उसे कबाड़ के बड़े व्यापारी को बेच देता। उस दिन भी वो उसी तरह शाम को अपने घर पहुंचा तो देखा उसकी बड़ी बहन और जीजाजी उसके घर आए हुए थे। अशोकलाल ने पैर छूकर प्रणाम किया। अरे आप कब आई? न फोन न आने की कोई बात, सब खैरियत तो है? अशोकलाल की बहन कुछ बोलती उससे पहले उसकी पत्नी रत्ना ने उससे कहा, दीदी रिश्ता लेकर आई है। रिश्ता? अरे मैं समझा नहीं। अरे भाई मैं समझाती हूँ। मुझे अपनी सीमा और गुड़िया के लिए 2 लायक लड़के मिले हैं। ये आप कैसी बात कर रही हो? वो दोनों तो अभी बहुत छोटी हैं। अशोकलाल की बात सुनकर उसकी बहन मुंह बनाते हुए बोलती है, तो क्या उनके बड़े होने का इंतजार करोगे? जब भाभी की शादी हुई थी तो वो उस समय 11 साल की ही तो थी, और मेरी शादी तो 10 साल में ही हुई थी ना। हमारी बिरादरी में तो शादी कम उम्र में ही होती है ना। अरे हमारा जमाना कुछ अलग था बहन, अब दुनिया बदल गई है। तो क्या चाहते हो? इन दोनों को घर बिठा कर रखना है और कल को कोई ढंग का लड़का इन्हें बिरादरी में नहीं मिला, जब इनकी उम्र बढ़ जाएगी, फिर बिठा कर अपनी छाती पर मूंग दलवाना दोनों से, और उस समय मुझे मत कहना कि लड़का खोज दो। हाँ। अपनी बहन की बात सुनकर अशोकलाल सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन की बात का क्या जवाब दे। देखो भाई, आपकी कमाई कितनी है ये किसी से छिपी नहीं है, और महंगाई का तो आपको पता ही है। कल को इनकी शादी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? अभी माथे पर खुद इतना सारा कर्ज है, कैसे करेंगे सब? वैसे भी तुम्हें कल भी इनकी शादी करनी है, तो क्यों ना आज ही कर दी जाए।
अपनी बहन के तर्कों के आगे अशोक लाल ने घुटने टेक दिए। वो अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए तैयार हो गया। कुछ दिन बाद दोनों लड़के अशोक लाल की बेटियों को देखने आए। अशोक लाल और रत्ना ने जब उन्हें देखा तो दोनों चौंक गए, क्योंकि उन दोनों की उम्र 40 साल से ज्यादा थी और दोनों की पहले शादी भी हो गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी पत्नियां नहीं रही। ये बात तो उसकी बहन ने बताई ही नहीं थी। उन दोनों के जाने के बाद अशोक लाल ने अपनी बहन से इस बारे में पूछा। इसी को कहते हैं भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने दो लड़के लाकर दिए जिन्हें शादी में एक पैसा दहेज भी नहीं चाहिए, और तुम उम्र लेकर बैठ गए। अरे उम्र का क्या अचार डालना है, वैसे भी लड़कों की उम्र नहीं देखी जाती। अशोक लाल और रत्ना मजबूर थे। एक तो पैसों की मजबूरी उनके साथ थी और दूसरा बिरादरी का दबाव भी था उन पर। वे शादी को तैयार हो गए। 5 दिन बाद शादी की तारीख तय हुई। इधर इन दोनों छोटी बच्चियों को शादी का मतलब भी नहीं पता था। एक दिन जब वे दोनों स्कूल जा रही थीं, तो उन्होंने एक सवाल अपनी माँ से पूछा। माँ, जब हमारी शादी हो जाएगी तो क्या हम स्कूल जाएंगे? उनकी बातों का रत्ना क्या जवाब देती। वो चुप रही। स्कूल में भी सीमा और गुड़िया ने अपनी सहेलियों से अपनी शादी की बात बताई। बच्चों से होते होते ये बात उनकी सुनीता मैडम तक पहुंची। सुनीता मैडम ने उन दोनों को बुलाया और उनसे बात की। जी मैम, हमारी शादी अगले महीने है। ये तुम्हें किसने बोला? माँ ने बताया। हमें तो अंकल देखने भी आए थे। अंकल? जी मैडम, उन्हीं अंकल से तो हमारी शादी हो रही है। उन दोनों की बात सुनकर सुनीता मैम आश्चर्यचकित रह गईं। ये तो सीधा सीधा बाल विवाह का मामला है जो कि गैर कानूनी है। मुझे उन बच्चियों की मदद करनी होगी। सुनीता उसी दिन अशोक लाल के घर जा पहुंचती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है। अशोक लाल की बहन भी उस समय वहां आई हुई थी। सुनीता ने जैसे ही अशोक लाल को ये शादी रोकने के लिए कहा तो अशोक लाल की बहन चिढ़ गई। माफ करिएगा टीचर जी, लेकिन ये हमारा घरेलू मामला है और आप इनसे दूर रहे तो अच्छा रहेगा। मैं मानती हूँ कि सीमा और गुड़िया आपकी अपनी भांजी हैं, लेकिन ये आपका घरेलू मामला तो बिल्कुल नहीं है। ये सामाजिक मामला है। दोनों बच्चियाँ मेरे स्कूल की छात्रा हैं और मेरा फर्ज है कि मैं उनके साथ कुछ भी गलत ना होने दूं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप टीचर जी? भला शादी में क्या गलत है? शादी में गलत नहीं है, लेकिन कम उम्र में शादी गलत है। ये गैर कानूनी है। सुनीता ने अपनी बात उन्हें समझाई, लेकिन अशोक लाल की बहन को उनकी कोई बात समझ नहीं आई। उल्टा उसने सुनीता मैडम को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। दुर्भाग्य की बात ये थी कि इस बार अशोक लाल ने भी चूं तक नहीं किया। इधर सुनीता ने भी हार नहीं मानी। उन बच्चियों की शादी वाले दिन वो थाने पहुंची और इस बाल विवाह के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। इंस्पेक्टर इंदिरा ने जैसे ही बाल विवाह की बात सुनी वो चौंक गई। मैडम, बहुत उम्मीद लेकर मैं आपके पास आई हूँ। उन बच्चियों का जीवन बचा लीजिए, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मेरे रहते हुए उन बच्चियों का जीवन खराब नहीं होगा। अशोक लाल को बारात के आने की सूचना मिल गई थी। तय वक्त पर बारात आ गई। उधर सुनीता इंस्पेक्टर इंदिरा के साथ अशोक लाल के घर की ओर निकल पड़ी, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी जीप का टायर पंचर हो गया। इस टायर को भी अभी पंक्चर होना था। अब हम क्या करेंगे मैम? कहीं हमें वहाँ पहुँचने में देर न हो जाए। तब इंस्पेक्टर इंदिरा ने अपने हवलदार को कहा कि वो जीप का पंक्चर बनवा कर आए। वे पैदल ही जाएंगी। इंस्पेक्टर इंदिरा और सुनीता पैदल ही अशोक लाल के घर की ओर चल पड़ी। उधर मंडप पर दोनों लड़कियां आ गई थीं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वो दोनों बेचारी बच्चियां असहाय सी होकर मंडप पर बैठी थीं। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर इंदिरा सुनीता के साथ पहुँच गयी। बंद करो, तुरंत बंद करो, ये शादी नहीं हो सकती, ये गैर कानूनी है। इंस्पेक्टर को देखकर वहां सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। दोनों लड़के फरार होने की फिराक में थे, लेकिन इंस्पेक्टर ने उन्हें पकड़ लिया। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपनी उम्र देखी है और इन बच्चियों की उम्र देखी है? कहाँ है इनके माता पिता? मैं सबको जेल भेजूंगी। अशोक लाल इंस्पेक्टर इंदिरा के पास आते हैं। आप लोग इनके माता पिता हैं या इनके दुश्मन हैं? आपको अपनी बच्चियों की जरा भी फिक्र नहीं है? अरे शादी की उम्र होती है, सरकार ने उम्र तय भी कर रखी है, लेकिन आप लोग मनमानी करते हैं। लेकिन मैडम, हमारी बिरादरी में तो कच्ची उम्र में ही शादी हो जाती है। अरे कच्ची मिट्टी के बर्तन में आप खाना बनाती हैं क्या, या उनका इस्तेमाल करती हैं? जी नहीं। जब बर्तन कच्चे इस्तेमाल नहीं करती तो कच्ची उम्र में शादी कैसे कर रही हैं? और किस बिरादरी की बात आप कर रही हैं? अगर कोई बिरादरी बाल विवाह का समर्थन करती है तो ये अपराध है और अपराधियों को जेल जाना पड़ता है। अशोक लाल को अपनी गलती का एहसास होता है। अशोक लाल की बहन भी शर्मिंदा हो जाती है। उन दोनों को 1 महीने की जेल होती है। फिर उन्हें जमानत पर इस शर्त पर छोड़ा जाता है कि दोबारा वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। सुनीता के प्रयास से एक बालिका कम उम्र में वधू होने से बच जाती है। आपके समाज में भी आपको कुछ ऐसा दिखता है तो इसके खिलाफ आवाज उठाएं।